वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद ज़िया और ये हमारे मेंस इन 300 टॉपिक्स फॉर पॉलिटी, जस्ट फॉर पॉलिटी। दिस इज़ द लास्ट पार्ट पॉलिटी के अंदर। आई बी टेकिंग सम मोर टॉपिक्स इन फ्यूचर। सो यहाँ पे आज हम कुछ और ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। बड़े कॉमन से टॉपिक हैं आज जो टॉपिक्स लिए हैं, दे आर वेरी मच कॉमन। द रीज़न टू दैट इज़ द रीज़न टू दैट इज़ क्योंकि कई बार क्या होता है टॉपिक्स, जैसे आज हम गवर्नर की पावर के बारे में बात करने वाले हैं। हम गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उसकी बात करने वाले हैं। हम रोल ऑफ स्पीकर की बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट की, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट के, जिसे हम पार्लियामेंटरी प्रिविलेजेस कहते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि कई बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मैंने देखा है कि वो छोड़ देते हैं। छोड़ इन द सेंस ऐसे देते हैं कि सर ये तो आसान है, बहुत आसान है, लेकिन ईजी इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी। तो होता क्या है कि कई बार जब हम ऐसे कोई टॉपिक्स पे डील कर रहे होते हैं तो वो करते करते हम नॉर्मली तो कह देते हैं कि ठीक है, वी आर गोइंग टू use that, we are going to write answers on that, लेकिन हम वहाँ पे short of words हो जाते हैं. So let's hope that today's lecture solve you this problem, and I'll just pray that you are not short of words at any point of time whenever you are writing mains. So let us begin this, and the first topic is the changing role of governor in the federal structure. So जो गवर्नर की बात करें, अब गवर्नर की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि क्रिटिकल है, क्योंकि गवर्नर इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ऑल्सो गवर्नर की जो पोजीशन है वो सेंटर स्टेट जो हमारा रिलेशन है या जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशन है या जो सेंटर और स्टेट के बीच का जो ब्रिज है वो कौन है? वो गवर्नर है। ठीक है, अब ये ब्रिज कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्योंकि ये ब्रिज ही तय करता है कि एक स्टेट के अंदर सेंटर का इंटरफेरेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा या ऑर्डिनरी होगा या नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दी है उसी लेवल पे होगा या और ज़्यादा होगा। सो ये गवर्नर तय करता है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये गवर्नर टैकल तो कर रहा है स्टेट को, लेकिन इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? सेंटर। और यहाँ पे जब ये अपॉइंटमेंट होता है तो कई बार ये पॉलिटिकल हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ होता है। गवर्नर की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कब होती है? गवर्नर की पोजीशन क्रिटिसाइज़ तब होती है जब सेंटर में पार्टी ए की गवर्नमेंट है, स्टेट में पार्टी बी की गवर्नमेंट है, और यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ये हमने अभी केसेस देखा, जैसे हमने अभी महाराष्ट्र में केसेस देखा, हमने वेस्ट बंगाल में देखा कि किस तरीके से रोल ऑफ गवर्नर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ ऑन सर्टेन केसेस। सो दैट इज़ वाई ये टॉपिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हर बार ज़्यादा होती है। तो हम यही देखेंगे कि यहाँ पे व्हाट इज़ द चेंजिंग रोल, क्योंकि देखो हमारी जो कहानी पॉलिटी की शुरू होती है, हमारी पॉलिटी की कहानी शुरू होती है फ्रॉम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हमारी कहानी शुरू होती है फ्रॉम द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह देते हैं मीन्स हम एक डायनामिक फिनोमेना की बात कर रहे हैं जो कि रुका हुआ नहीं है। ये वो चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो हर चीज़ तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट का जो है वो प्रोविज़न है। क्यों अमेंडमेंट का प्रोविज़न क्यों है? ताकि बदलते वक्त की ज़रूरतों के साथ जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो किए जा सके विदाउट डिस्टर्बिंग दी basic structure. That is more important, that we are not supposed to disturb the basic structure. Now in that, first of all हम देखते हैं कि हमारे जो गवर्नर साहब हैं या जो गवर्नर साहिबा होती हैं उनकी पावर्स क्या हैं। तो पहली चीज़ जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, हम स्पेसिफिक बात करते हैं। जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की
वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है या वो बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्रिहेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट इन द सेंटर। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से ज़्यादा, नहीं, गवर्नर की पावर प्रेसिडेंट से ज़्यादा है सिर्फ एक जगह पे, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर ऑल्सो हैज़ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उस केस में गवर्नर की पावर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेशन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू व्हाट प्रेसिडेंट हैज़ विथ रिस्पेक्ट टू हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ बिकॉज आर्टिकल 74(1) क्या कहता है, अभी ऐसा क्यों हो रहा है? आर्टिकल 74(1) कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, the president shall be aided, the president shall act upon aid and advice of a council of minister and council of minister headed by prime minister, and the president shall act in accordance with such aid and advice। तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना कंपलसरी है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन गवर्नर के केस में दिस इज नॉट बाउंड टू एक्ट। द गवर्नर इज not bound to act on the advice of council of ministers, obviously in certain circumstances। now issues related to the abuse of post of governor in federal polity, अब क्या होने लगा है, और इसी वजह से जो गवर्नर की पोजीशन है उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ शुरू हो चुका है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, बट जो भी हमने कई बार देखा है, जब अगर गवर्नर के किसी एक्ट पे कोर्ट को फैसला लेना पड़ रहा है, मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नर के एक्ट्स आर, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर, विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कई बार जो है गवर्नर का एक्शन इज चैलेंज इन द कोर्ट, सो वो भी होने लगा है। नाउ व्हाट आर द इश्यूज? फर्स्ट थिंग इज़ कि जो गवर्नर है, द इलेक्टेड, जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट इवन कंसल्टेड। तो पहली चीज़, एक स्टेट है, लेट्स से यूपी है, ठीक है, अब यूपी के लिए गवर्नर अपॉइंट करना है, तो कई बार होता है, और ये एक मतलब बेसिकली ये जो गवर्नर का कंसेप्ट है, आप देखोगे हिस्ट्री में कॉलोनियल प्रैक्टिस से आता है, क्योंकि देयर यूज्ड टू बी गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, और गवर्नर्स जो होते थे वो प्रेसिडेंसीज के होते थे और अदर प्रोविंसेस के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते थे। तो वही कंसेप्ट हमने भी डिराइव किया, और कई बार इस गवर्नर को माना जाता है दैट ही इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सेंटर इन द स्टेट। अब क्यों अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर पे क्यों कंट्रोवर्सी है? क्योंकि जब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है तो स्टेट इज़ नॉट इवन कंसल्टेड, एंड मोस्टली जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है वो कौन होते हैं? वो बेसिकली रिटायर्ड पॉलिटिशियंस होते हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। नाउ इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपन्स, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी आने लगी। यहाँ तक तो ठीक है कि हम यहाँ पे जो रिटायर्ड पॉलिटिशियंस हैं, जो सुपर सीनियर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैं, विच आर वेरी मच आइडल इन द पब्लिक लाइफ, बट स्टिल दे हैव गुड पोजीशन, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, उनको गवर्नर बना के भेज देती हैं स्टेट्स में। लेकिन जब यहाँ की बात आती है तो यहाँ पे आती है कंट्रोवर्सी। यहाँ पे इसलिए कंट्रोवर्सी आती है कि कई बार ये देखा गया है दैट दोज हु हैव गिवन एनी फेवर टू द गवर्नमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और एनी फेवर इन द पास्ट, उनको यहाँ पे they have been rewarded with the post of governor, ब्यूरोक्रेट्स हो गए और भी दूसरी पोजीशंस हैं, तो ये होता है। Then appointment and dismissal of the chief minister. So when we talk about appointment and dismissal of the chief minister, तो पहली चीज़, गवर्नर अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर। ऑब्वियसली जो प्रोसेस प्रेसिडेंट का है प्राइम मिनिस्टर को लेके, दैट प्रेसिडेंट विल इनवाइट द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड सो ऑन। एंड कई बार अब ये सेंटर में इतना ज़्यादा नहीं होता, ये इस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन द कन्वेंशन टू इनवाइट द लार्जेस्ट पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द स्टेट हैज़ बीन फ्लाउटेड मेनी टाइम्स। क्यों? अब आप देखोगे लास्ट टू लास्ट ईयर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ दैट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इफ़ नो पार्टी हैज़, तो इसका सीक्वेंस क्या है? इसका सीक्वेंस है, पहली चीज़ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी,
If single largest party is not in a position to form the government, then the pre-poll alliance, प्री-पोल अलायंस को जो है इनविटेशन दिया जाता है सरकार बनाने के लिए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये जो डिस्क्रिशनरी पावर है इनवाइट करने का in order to form the government in the state, it has been misused many times. So this is there. Then reservation of bill for the consideration of the president. जैसे प्रेसिडेंट को लेके क्या रूल है, प्रेसिडेंट और अगर पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसे एक बार वापस करते हैं, लेकिन अगर दोबारा पार्लियामेंट उस पर वापस कर देता है with or without any amendment, then president is bound to sign it. Means he cannot hold, except the veto powers, he cannot hold the bill that has been passed by the parliament without much, ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन there are certain types of bills which are passed by the state legislature जो complete hold पे डाल सकते हैं गवर्नर, किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। Now the intent of this provision is to keep a tab on the legislation interest. कई बार क्या होता है कि मान लो इंडिया ने कोई ट्रीटी की with let's say any of the let's say USA or someone, और उसके हिसाब से किसी स्टेट में let's say बंगाल में जो है एक प्लांट लगना है एज पर द ट्रीटी। लेकिन अगर बंगाल गवर्नमेंट मान लो कोई ऐसा लॉ पास कर दे जिसकी वजह से इस प्लांट के लिए जो लैंड एक्विजिशन है, कुछ भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वो हर्डल हो, तो क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रीटी हर्डल हो सकती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, तो एट सच अ कंडीशन द बिल कैन बी रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द गवर्नर to give his assent to the bill on the wish of the Council of Ministers. Even if the Council of Ministers has a wish that this bill should be passed, he can keep the bill reserved for the consideration of the President. अब एक प्रॉब्लम आती है आर्टिकल 356 की। इसके अलावा 356 में मतलब प्रेसिडेंट्स रूल, जब भी अगर प्रेसिडेंट के पास बेसिकली हर 15 दिन में, हर फोर्टनाइट, there is a report which is being sent by the report card of the state is sent from the governor to the center that everything is going fine, or whatever development that has been been done in the state. उस रिपोर्ट में ये भी लिखा होता है कि if there is a breakdown of the constitutional machinery, then under these circumstances the governor can recommend for a president's rule. And president को इस पे satisfy, obviously if governor is satisfied that there is a breakdown of the constitutional machinery and the state is unable to carry the provisions of the constitution, then this can be applied. अब इसमें कई बार होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इस केस में आर्टिकल 356 केस में जैसे प्रेसिडेंट रूल लगता है, वैसे ही दो चीज़ें एक साथ होती हैं। वैसे सबसे पहले क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या होती है, वो सस्पेंड हो जाती है। वो द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ देयर बट इट इज़ सस्पेंडेड, इट इज़ नॉट टर्मिनेटेड। यू शुड रिमेंबर दिस, दैट अंडर आर्टिकल 356 द स्टेट गवर्नमेंट इज़ सस्पेंडेड। और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड होती है, वैसे ही जो कंसर्न हाई कोर्ट है वहाँ पे एक पिटिशन लग जाती है चैलेंजिंग दिस पावर और दिस एक्शन ऑफ द गवर्नर। सो दिस इज़ वन कंसर्न। द नेक्स्ट कंसर्न इज़ दिस, द नेक्स्ट कंसर्न इज़ रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, आप देखिएगा जैसे ही मान लीजिए जनरल इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, कहाँ, लोकसभा के, ठीक है, स्टेट नहीं, जनरल इलेक्शंस लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। एंड तो हर स्टेट में जो है पहले 5 साल जो गवर्नमेंट थी उसने हर स्टेट में जो है अपना जो है गवर्नर जो है ऑप्ट कर रखा होगा, अपॉइंट कर रखा होगा। लेकिन जैसे ही जनरल इलेक्शंस होते हैं, मान लीजिए देयर इज अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट, एज सुन एज द इलेक्शन हैपन्स देयर इज अ
चेंज ऑफ गवर्नमेंट, तो व्हाट विल हैपन इन दैट सिनेरियो? हम देखते हैं कि बहुत ही जल्दी सारे गवर्नर्स या तो चेंज कर दिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिज़ाइन कर देते हैं जैसे ही चेंज ऑफ गवर्नमेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता है दैट दे विल बी रिमूव्ड. नाउ what are the provisions? Provisions are that the government will hold the office during the pleasure of the president for a span of 5 years. The president works on aid and advice of the council of ministers. अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं दे आर दैट इज़ done in accordance with the aid and advice given by council of minister, which is more or less binding on them. So ultimate power किसके पास है? Ultimate power is in the hand of the central government, the prime minister and his council of ministers. And this is just because of this reason, though it is said there is a tenure of 5 years, nowhere it is written that the governor can be reappointed, nowhere it is written, but still, because this tenure is it is less time bounded, more it is what? More it is on the pleasure. इट इज़ रिटन कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे है, लेकिन प्लेजर ऑफ यू कैन से प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. दिस इज़ मोर देयर देन. अब क्योंकि, और ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम हमेशा से आई है कि गवर्नर के रोल को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, और ये प्रॉब्लम आती ही तब है गवर्नर के रोल को लेके जब there are different political parties ruling state and the center. ये ऐसा ही कुछ हुआ था एस आर बोमाई के केस में. एस आर बोमाई वॉज दी चीफ मिनिस्टर, कर्नाटका का केस है ये. और द फ्लोर ऑफ द असेंबली इज़ द ओनली फोरम दैट शुड टेस्ट द मेजॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द डे. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस चीज़ को ऑर्डर दिया. अब देखो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे डार्क एरियाज़ हैं जिसको लेके हमारी कंट्री में कोई एज सच स्ट्रिक्ट या कोडिफाइड लॉ मौजूद नहीं है. और जहाँ जैसे गवर्नर की पोजीशन को लेके, तो अगर गवर्नर की पोजीशन को लेके कोई कोडिफाइड लॉ नहीं है तो क्या होगा? जो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसे मान लिया जाएगा कि अभी जब तक लॉ नहीं बन जाता इन गाइडलाइंस को फॉलो अप किया जाएगा. सो इस केस में, एस आर बोमाई के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए, आप जो फ्लोर ऑफ द हाउस है, आप जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस में ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हो, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी को टेस्ट कर सकते हो. सिर्फ ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, और टू बी वेरी प्रिसाइज सब्जेक्टिव ओपिनियन ऑफ द गवर्नर विल नॉट वर्क. फिर रामेश्वर प्रसाद केस 2006 में आया कि इट इज़ नॉट द गवर्नर हु विल डिसाइड द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, इट इज़ अल्टीमेटली द प्रेसिडेंट हु हैज़ टू डिसाइड. गवर्नर कैन जस्ट गिव अ रिपोर्ट कि सर यहाँ पे जो है ये इतने इतने पॉइंट्स हैं, और ये इन केसेस में जो है हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है, और जो भी एक्ट है वो इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सरकार का कई ऐसे एक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ हैं या उसके दायरे से बाहर जा रहे हैं. इस केस में वो गवर्नर सिर्फ इतना ही कह सकता है. अब उसको उस केस को कंसिडरेशन में लेते हुए, उसका रेफरेंस लेते हुए, क्या आर्टिकल 356 इम्पोज होगा या नहीं होगा, ये वाला डिसीजन किसने लेना है? ये वाला डिसीजन लेना है ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने. देन रिमूवल ऑफ गवर्नर को लेके काफ़ी जो है इश्यूज़ हुए हैं. बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि प्रेसिडेंट जब गवर्नर को हटा रहे हैं, व्हेन देयर इज अ रिमूवल, तो हमने क्या देखा? दैट इज देयर ड्यू टू द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट. गवर्नर कब तक अपनी पोस्ट में है? जब अप टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड एक्चुअली दिस इज प्लेजर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर. लेकिन और जब ये चीज़ एक्सरसाइज करते हुए गवर्नर इज removed, in that case president is not bound to give reasons, he is not bound to do that. And लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपको इतनी एब्सोल्यूट पावर मिली हुई है कि आप
तो इस चीज़ को नहीं कहना चाहिए कि आप इसको वो नहीं कर सकते, आप इसको रीजंस बताना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, देन इन दैट केस दैट डजंट मीन दैट आप इसका आर्बिट्ररी यूज़ करोगे, आप इसको अनरीजनेबल यूज़ करोगे। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इससे रिलेटेड, दैट इज़ द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट 1988 में आई। और क्योंकि ये बेसिकली दिस वाज ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन, नॉट जस्ट द गवर्नर, इट वाज ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। अब सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में हैं। And one of the most important thing is related to the appointment of governor. अब उन्होंने कहा गवर्नर कौन होना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि गवर्नर कौन होना चाहिए, किसको अपॉइंट या गवर्नर को अपॉइंट करते हो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहला चीज़ वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए एंड ही शुड नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज़ टू बी पोस्टेड। मतलब basically there should be no relation between the state and governor. The state as in not in what is defined in part 3 and part 4. पहली चीज़ कि उसका, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है अगर if this is the case then there must be a conflict of interest. Okay, then सरकारी कमीशन का ये मानना था कि द स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड हैव अ से इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। द गवर्नर शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स। सो उन्होंने कहा कि भैया देखो सीधी बात है, गवर्नर को ऐसे को बनाओ विच हु इज़ पॉलिटिकली न्यूट्रल, हु इज़ नॉट फ्रॉम द स्टेट इन जनरल एंड ए पॉलिटिकल पर्सन। ओके, एंड जो एक चीज़ नहीं हो रही है इस वक्त, क्या नहीं हो रहा है इस वक्त, कि चीफ मिनिस्टर से जो है पूछा नहीं जा रहा है बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर कि हम जैसे कुछ कोलेजियम या कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट किया जाए। तो अभी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें द गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर है उनसे कुछ भी इस बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि वेदर द गवर्नर शुड बी अपॉइंटेड, हु शुड बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ रिकमेंडेड बाय द सरकारिया कमीशन, ये मानी तो नहीं गई है अभी तक, ये सिर्फ रखी हुई है कि द गवर्नर शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी। क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है ना। मान लीजिए किसी स्टेट में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंटर में एक गवर्नमेंट एक ही जो है सरकार है और स्टेट में जो है गवर्नमेंट बी, दे आर एग्जैक्ट ऑन द लॉगर हेड्स, दे आर opposing each other at the all possible levels. So उस केस में क्या होता है, कई बार स्टेट पे ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए it has been there that the governor is appointed from the ruling party and then he keeps an unnecessary check on the working of the government. अब इस पर क्रिटिसिज्म की बात इसलिए क्योंकि आप अगर प्रेसिडेंट को देखोगे, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, इसलिए प्रेसिडेंट का रिलेशन विद इन कंपैरिजन टू, या प्रेसिडेंट अगर कोई एक्शन लेते हैं तो वो इलेक्टेड हैं। मतलब डेमोक्रेसी के अंदर चाहे आप इलेक्टेड हो, चाहे आप इनडायरेक्टली इलेक्टेड हों, चाहे आप डायरेक्टली इलेक्टेड हों, बोथ केसेस में आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि इलेक्टेड हैज़ मोर preference and power when compared to nominated. अब गवर्नर क्या है, गवर्नर नॉमिनेटेड है, तो हम उनका ये कहना है कि पहली चीज़ तो जो एक डेमोक्रेसी के अंदर अल्टीमेट पावर शुड बी टू द वन हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। और उस केस में हम फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में अगर गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें चीफ मिनिस्टर हु इज़ द इलेक्टेड हेड ऑफ द, or rather who is an elected representative should be asked. सरकारी कमीशन ने ये भी कहा कि आपको सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना पड़ेगा गवर्नर को, कुछ भी हो जाए अंडर एनी सर्कमस्टांसेस द गवर्नर
शुड नॉट बी रिमूव्ड बिफोर 5 years। जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल इलेक्शंस के टाइम जो है बहुत ज़्यादा ये होता है कि अगर सरकार चेंज हो जाती है सेंटर में, तो या तो गवर्नर्स रिज़ाइन कर देते हैं या विद इन नो टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नर्स जो हैं वो बदल दिए जाते हैं। एक और कमीशन बनता है लेटर ऑन इन 2010, MM पुंछी कमीशन, और उन्होंने बड़ा ही एक हार्श रिमार्क देते हुए कहा कि ये जो टर्म है, ये जो फ्रेज़ है क्या, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसे हटा देना चाहिए। गवर्नर को रिमूव करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी थोड़ी सी, भले ही थोड़ी सी, लेकिन पावर होनी चाहिए जिसमें कि वो ये तय कर सकें कि गवर्नर, क्योंकि गवर्नर के ऊपर भी तो चेक ज़रूरी है ना, वरना हमने जो थ्योरी ऑफ या डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की जो हम बात करते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये इससे बचने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देना चाहिए कि जब तक स्टेट लेजिस्लेचर जो है रेजोल्यूशन पास ना करते, इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करना चाहिए। देन प्रेसिडेंट्स रूल की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, सो इन दैट केस वो पूरे स्टेट पे ना लग के सिर्फ अगर मान लीजिए एक स्टेट में कहीं पे राइट है, अब राइट है और उस राइट की वजह से देयर इज़ अ इशू, और yes, if there are riots and the administration is unable to control them, definitely there is a breakdown of the machinery। लेकिन क्या उस एक जगह के राइट से पूरे स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देना ठीक है? यही सवाल किया MM पुंछी कमीशन ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें ऐसे रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है कि सब में ना प्रेसिडेंट रूल लग के सिर्फ उन हिस्सों में लगे जहाँ पे एक्चुअल ब्रेकडाउन है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, और वहाँ पे स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक्शन ले। अब हम आगे क्या बोल सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं विथ रिलेटेड टू, इन रिलेशन टू द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। पहली चीज़, जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं, चाहे सरकारिया कमीशन की हो, चाहे MM पुंछी कमीशन की हो, उनको हमको फिर से री एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है और हमको उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। री एग्ज़ामिनेशन तो अपनी जगह है। और जब गवर्नर के रिमूवल की बात आती है तो कुछ ऐसा मैकेनिज़्म हमें इम्पीचमेंट लाइक मैकेनिज़्म डिराइव करना होगा जहाँ इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, विच प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द गवर्नर, इसको इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें स्टेट असेंबली को जो है उसको ज़्यादा पावर देनी चाहिए। रेजोल्यूशन या इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर जो है वो कुछ इस तरीके की पावर देनी चाहिए। दूसरी चीज़, ये आप हर बार लिखिएगा जब भी आपसे गवर्नर से मुतालिक सवाल आएगा, ये कि गवर्नर का ऑफिस जो है वो एपॉलिटिकल होना चाहिए, उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी की या ऐसे लोगों की जो बहुत ही एक्टिव थे अपने दौर में पॉलिटिकल पार्टी में, बट नाउ बिकॉज दे हैव ग्रोन ओल्ड बट द पार्टी वांट्स टू रिवॉर्ड देम, सो दे आर मेड द गवर्नर्स। सो इन दैट केस क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट। सो इसको अवॉइड करने के लिए कहा गया, क्या रिकमेंड किया है, दैट द गवर्नर्स ऑफिस शुड बी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एपॉलिटिकल, और गवर्नर को अपॉइंट करते वक्त क्या होना चाहिए, द चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, उससे कंसल्ट करना चाहिए। और जो दूसरी चीज़ आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर की, उसको थोड़ा सा अब कम करने की ज़रूरत है। इनिशियली इट इज़ ओके, बट अब आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस इट इज़ नेसेसरी कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उन्हें थोड़ा सा कम किया जाए, उसको ट्रिम करने की ज़रूरत है। सो दिस वॉज अबाउट द changing role of the governor in modern days, and now we move on to the next topic. So governor जैसा ही एक topic है, एक ऐसी governor जैसी controversy, and that is the office of the speaker. That is the office of the speaker. Now, as you know that this office of the speaker or the speaker of Lok Sabha or the state assembly, तो जैसे ही सबसे पहले तो वो pro tem speaker की बात आ जाती है।
ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर जो है क्या करते हैं, वो ओथ एडमिनिस्टर करते हैं और इलेक्शन टू द चेयर ऑफ स्पीकर। लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज इस ऑफिस के साथ, इस चेयर के साथ भी जुड़ी हुई है। पहली चीज़, स्पीकर कहाँ से इलेक्ट होता है अगर हम लोकसभा को स्टैंडर्ड मानते हैं। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, दैट इज़ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो स्पीकर इज़ चूजन फ्रॉम द सिटिंग मेंबर्स, जो भी लोकसभा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन इनके ऑफिस को लेके, इनके टेन्योर को लेके, इनके अपॉइंटमेंट को लेके या इनके इलेक्शन को लेके बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज़ हैं। और जब व्हेनेवर द पार्लियामेंट इज़ इन सेशन, बहुत बार हमने देखा है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं किसको, ऑफिस ऑफ द स्पीकर को, ठीक है। सो पहली चीज़ क्या होता है, स्पीकर जो, क्योंकि इलेक्शन होता है, इलेक्शन होगा तो ऑब्वियसली रूलिंग पार्टी जो है या जो पार्टी जिसकी मेजॉरिटी है उसका स्पीकर होगा, और वो वहीं से इलेक्ट होके आ रहा है, उसी पार्टी का जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उसी में से स्पीकर इलेक्ट होके आ रहा है। तो वहाँ पे कई बार ये देखा गया है कि स्पीकर के ऊपर एक पॉलिटिकल लायबिलिटी भी आ जाती है। कई बार ऐसा होता है दैट स्पीकर हैज़ शोन फेवर टू देयर ओन पॉलिटिकल पार्टी, सो दिस शुड नॉट बी देयर। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेक्स्ट बार फिर इलेक्शन में जाना है, नेक्स्ट 10 ईयर में फिर लोकसभा इलेक्शन में या जनरल इलेक्शंस में जाना है, और जनरल इलेक्शन में टिकट कौन देगा, टिकट ने तो पार्टी ने देना है। तो ये बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ टेन्योर सिक्योरिटी की री इलेक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, दिस इज़ देयर। देन एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात करें, आर्टिकल 10 की हम बात करें। सो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो है वहाँ पर स्पीकर का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ है, स्पेशली जब MLAs की बात अगर हम करें तो यहाँ हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उसी लेवल पे जो है डिफेक्शन होता है। सेंट्रल लेवल पे उतना नहीं होता, लेकिन स्टेट लेवल पे हाँ डिफेक्शन है, विधायकों को इधर उधर किया जाता है, तो वो हो ही जाते हैं खुद। वो क्यों हो जाते हैं, दैट इज़ देयर कंसर्न। सो दिस इज़ देयर। सो वहाँ पे जो है कई बार ये देखा गया है कि द स्पीकर इज़ एक्टिंग अकॉर्डिंगली। कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया गया है दैट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLAs अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये आता है। फिर डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें, सो अभी इसके ऊपर कुछ साल पहले कंट्रोवर्सी आई थी जब आधार मैंडेटरी करने से रिलेटेड जो बिल था उसको इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ मनी बिल, क्योंकि द गवर्नमेंट वाज नॉट इन मेजॉरिटी इन राज्यसभा और लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी थी। तो उनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि इस बिल को राज्यसभा में जो है कटेल कर दिया जाए, राज्यसभा में जो है इसे रोक दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पीकर ने इसे सर्टिफाई कर दिया, बिकॉज इट इज़ ओनली स्पीकर हु कैन सर्टिफाई दैट दिस बिल इज़ अ मनी बिल। सो स्पीकर ने उसे सर्टिफाई कर दिया मनी बिल, और जैसे ही मनी बिल सर्टिफाई किया तो क्या होगा, द राज्यसभा की जो पावर है उस पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी या नहीं ही हो जाएगी। नथिंग राज्यसभा कैन डू ओवर अ मनी बिल। देन कई बार होता है कि सरकार का कोई एक्शन है, ऐसा नहीं है कि क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन से मिलता है या सरकार का साथ ना देने से मिलता है, सरकार का साथ देने से मिलता है। कई बार जो है बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए कि वैसे स्पीकर्स होते हैं जो आइडियली चल रहे होते हैं, दे आर बिकॉज दे क्लेम टू सिट ऑन द सीट ऑफ जस्टिस, और वो वहाँ पे कई बार सरकार का कोई ऐसा एक्ट होता है, चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, क्या करते हैं उसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, जैसे पार्लियामेंट में मोस्टली होता है कि कई बार कोई बिल ऐसा है उसे क्या किया जाएगा, उसे पार्लियामेंट्री कमेटी या जो स्टैंडिंग कमेटी उसको रेफ़र कर दिया जाएगा। इन जनरल जो कन्वेंशन है वो यही है कि जो भी इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं विच आर कंसर्न जो भी है, वो सारी चीज़ें जो क्या होगी, ऐसे जो इम्पॉर्टेंट बिल्स हैं उनको क्या करना है, उनको स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र करना होगा। लेकिन कई बार तो एक इंस्टेंस तो ये भी देखा गया है कि स्पीकर ने जो है इस तरीके से एक्ट किया कि कोई इम्पोर्टेंट बिल है, कोई सरकार उसे जल्दी पास कराना चाह रही है, बट
बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन इन एक्टिंग इन अ नॉन पार्टिसन मैनर, स्पीकर ने क्या किया, स्पीकर ने उसे स्टैंडिंग कमेटी को रेफ़र कर दिया। तो यहाँ पे वो सरकार की तरफ से क्रिटिसिज्म झेलता है। स्पीकर के साथ एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम क्या है कि द स्पीकर यूज़ डिस्क्रिशनरी पावर। तो कई बार ये भी होता है कि सरकार को कोई ऐसे बिल्स जो हैं वो पास कराने हैं जिसमें कि डिस्कशन के ऊपर उतना वो नहीं है, डिस्कशन उतना नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, जब when there is lack of discussion or lack of differences without referring that to the committees, speakers कई बार बिल को पास कर देते हैं। सो ये भी क्रिटिसिज्म है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर एक्ट, तो जिसको भी स्पीकर का एक्ट जो है वो फेवरेबल नहीं लगता, या जिसको भी ये लगता है कि स्पीकर का एक्शन जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो स्पीकर को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। डिसरप्शंस हैं। कई बार होता है कि सरकार इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करना चाह रही है, विपक्ष हंगामा कर देता है। कई बार जो है विपक्ष हंगामा करना चाह रही है, सरकार एक्ट नहीं करती। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, सो इट इज़ बेसिकली दी चेयर ऑफ द स्पीकर जो कि सवाल के घेरे में आती है, जिसके ऊपर सवाल उठते हैं। फिर अब सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है वो यही है कि स्पीकर जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी से रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो एज अ चेयर ऑन द चेयर ऑफ स्पीकर बैठे हैं, एंड दैट टू स्पीकर ऑफ, इफ़ यू टॉक अबाउट लोकसभा ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो क्या होगा, they have to act in an impartial, in a non-partisan manner. They are expected to do so. So बहुत ज़्यादा जो है वो भी there is a conflict of interest. अब क्योंकि हमने ये जो चीज़ है ये कहाँ से पिक की है, हमने ये चीज़ पिक की है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, जो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है वहाँ से, और उस वहाँ पे जो है लिखित इन राइटिंग चीज़ें कम है, वहाँ पे क्या ज़्यादा है, वहाँ पे कन्वेंशंस जो हैं वो ज़्यादा है। तो वहाँ का कन्वेंशन, क्योंकि हमने वहाँ से ऑप्ट किया, हम देखते क्या है, जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स विच इज़ इक्वल टू लोकसभा, सो नो सिटिंग स्पीकर हैज़ लॉस्ट हिज और हर सीट। तो ये चीज़ है कि उनको कभी हटाया नहीं गया। द पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली एलिवेट्स स्पीकर टू द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। तो पार्लियामेंट ने कई बार ऐसा भी किया है कि स्पीकर को, और होता ही जनरली ये है कि जो भी स्पीकर है अब वो इस नेक्स्ट टेन्योर में, नेक्स्ट टर्म में वो इस हाउस का हिस्सा नहीं रहेगा, बल्कि ही विल बी एलिवेटेड टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स। देन स्पीकर, और जैसे ही, और ये बहुत अच्छा कन्वेंशन है वहाँ पे, कि जैसे ही कोई मेंबर जो है वो स्पीकर बनता है, वो क्या होता है, इमीडिएटली वो अपनी पॉलिटिकल मेंबरशिप को जो है वो छोड़ देता है, तो प्रूव हिज नॉन पार्टीसन एटीट्यूड की, ठीक है, अभी तक ठीक था, टू कम टू दिस हाउस आई वॉज द पार्ट और आई वॉज द मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अब नाउ बिकॉज आई एम सिटिंग एट सच अ चेयर जहाँ जस्टिस की ज़रूरत है, जहाँ सबको बराबर देखने की ज़रूरत है, आई एम नो मोर अ मेंबर। हमें क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो है स्पीकर के ऑफिस के ऊपर अब सवाल ज़्यादा उठने लगे हैं। वही चीज़ देखो, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है तो स्टैटिक चीज़ तो रखनी ही नहीं है, चीज़ों को हमेशा डायनामिक रखना है। अब डायनामिक रखना है तो हमें आगे आने वाले वक्त में ऑफिस ऑफ स्पीकर को लेके कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्या क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़, एनीवन सीकिंग द ऑफिस ऑफ द स्पीकर माइट बी आस्क्ड टू रन फॉर एन इलेक्शन ऑन एन इंडिपेंडेंट टिकट। तो जिसको भी लगता है कि ऑफिस ऑफ द स्पीकर, वो स्पीकर बनना चाहते हैं, तो वो पहली चीज़ इलेक्शन से पहले भी वो है इंडिपेंडेंट ही लड़के हैं, ताकि किसी पॉलिटिकल पार्टी का एफिलिएशन ना हो, और ना पहले था, और फ्यूचर में भी किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस को होल्ड करने की उनको, it should be barred from that. Then the speaker should be allowed to recommend a range of disciplinary action. So ये होना चाहिए। ये स्पीकर इजीली नहीं कर पाता कि अगर कोई जो है फ्रीक्वेंटली डिसरप्शन कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा मेंबर जो है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, किसी भी तरफ का हो, बात यहाँ पे ऑपोजिशन की या सरकार की नहीं है, बात यहाँ पे है, ये है कि वो क्या है, वो पार्लियामेंट है, वो लोकसभा है,
वहाँ उन मैटर्स पर डिस्कशन होना चाहिए विच आर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, विच आर ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन कई बार कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उस पर डिस्कशन नहीं चाहते, तो क्या होता है, वो उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। कोडिफाइड एथिक्स होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि कब कब जो है किन किन ऐसे एक्ट्स, कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिनके बाद इन मंत्रियों को या इन नॉट मंत्रियों को, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो है वो, और ये कोई भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, ये प्राइवेट मेंबर भी हो सकते हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। क्योंकि अगर स्पीकर इस हियर और वो यहाँ पे बैठे मेंबर्स को जो है, दिस इज़ हाउ लोकसभा लुक्स लाइक, लेट्स से, और यहाँ पे मेंबर्स को जो है वो पार्टीशन वे में देखेंगे कि इसके इधर वालों को अलग नज़र से, इसके इधर वालों को अलग नज़र से, तो जो हमारा एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं हर्ट होगा। तो उस डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए, उस डेमोक्रेसी का सेंस बरकरार रखने के लिए ज़रूरी क्या है कि ये जो है इस ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, इसको और ज़्यादा पावर्स मिलने चाहिए और ज़्यादा चीज़ों को कोडिफाई भी करना चाहिए, जिससे कि क्लैरिटी आए और बार बार जो है चीज़ें चैलेंज ना हो। पार्लियामेंट्री कमेटी की जो है वो एक मतलब पावर ये होनी चाहिए कि अगर कोई एमपी, पहले तो पनिशमेंट की होनी चाहिए और पनिशमेंट के बाद भी जो है इफ द पार्लियामेंटेरियन इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंगली, देन पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड कर सकते हैं कि इनको हटा दिया जाए, ही शुड बी रिमूव फ्रॉम हिज मेंबरशिप, एंड दिस इज व्हाट वी नीड, इट शुड बी डन। सो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ऑफिस ऑफ द स्पीकर जो है वो डायनेमिक है, वो लिविंग है, वो एक चीज़ ऐसी नहीं है जो वक्त के साथ सीज हो गई। भाई जैसे जैसे जो है देश में विविधता आएगी, मोर एंड मोर डाइवर्सिटी विल बी seen in the country, and more and see our diversity is reflected out there in लोक सभा, कि हम अपने नेचर के हिसाब से ही तो लोग चुन के भेजेंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप एक पढ़े लिखे इंसान को जो है वो लोग सभा हम भेज रहे हैं, समवन हु इज़, होता है ना, क्रिमिनल अक्यूज भी होते हैं, लोकसभा में भेजे जा रहे हैं। अब अगर उस नेचर के लोग हैं या उस तरीके का उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, तो स्पीकर को भी अकॉर्डिंगली एक्ट करने की पावर मिलनी चाहिए। वजह ताकि पार्लियामेंट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, और पार्लियामेंट अच्छे से फंक्शन कब करेगी, जब हम बात करेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की। सब हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का मेन काम क्या है? पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर, तो मेन काम क्या हुआ? लॉ मेकिंग। लेकिन क्या ये पावर एब्सोल्यूट है? नहीं, क्योंकि जब हमने थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की बात की थी, और हमने यही देखा था कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, नो डाउट, एक मतलब दे हैव एन अपर हैंड ओवर बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, थोड़ा सा है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है। सो बेसिक प्रोसेस लॉ मेकिंग का आपको पता ही है कि बिल कैन बी इधर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा और राज्यसभा, फिर वो जो है सेकेंड हाउस में जाता है, वहाँ से जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है लॉ मेकिंग का। सो अब लॉ किस किस चीज़ पे बना सकते हैं? पार्लियामेंट की जो लॉ मेकिंग पावर है वो डिफाइन है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। सो दे कैन मेक लॉ ऑन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट विच इज़ मेंशन्ड इन 7 शेड्यूल, और उसके अलावा जो रेसिडुअल पावर है, मतलब रेसिडुअल पावर का मतलब वो सारी पावर जो कि इस लिस्ट में तो वो जो एग्जिस्ट करती है लेकिन इस लिस्ट में मेंशन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे लॉ बनना है, पहले तो ये देखा जाएगा कि वो किस में आती है, सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है कि कॉन्करेंट लिस्ट में है। मान लो कोई ऐसी नई चीज़ आ गई जो इन तीनों में नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? वो रेसिडुअल पावर आएगी, और वो रेसिडुअल पावर किसके पास है? वो सेंटर के पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी फंक्शन भी है पार्लियामेंट का, कि पहली चीज़ तो पार्लियामेंट इन जनरल डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सरकार, ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर सरकार के डेली वर्किंग में इंटरफेयर नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार से क्वेश्चन नहीं करना है। तो सरकार से क्वेश्चन तो करना है। कैसे? सरकार पे सवाल तो करना है, उनको अकाउंटेबल बनाना है, बिकॉज दिस अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। वरना तो
एनार्की और डेमोक्रेसी में फ़र्क तो यही है ना, डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है? अकाउंटेबिलिटी का, आंसरेबिलिटी का। जितना ज़्यादा आंसरेबल होगा कोई भी मतलब जिम्मेदारियों के साथ, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ देर इज़ पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज़ एनार्किज्म। देन कैसे होता है? क्वेश्चन आवर होता है हर सुबह जो है, जब भी आप देखते होगे कि 11 AM पे जब भी पार्लियामेंट सेशन में होता है, और पार्लियामेंट का पहला घंटा जो है वो क्या है? वो क्वेश्चन आवर है। यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो सवाल करते हैं सरकार से ऑन एनी क्वेश्चन विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, एंड इट इज़ दे आर ओब्लाइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और दे आर ओब्लाइज टू आंसर इट, दिस इज़ कंपल्सरी। आप ये नहीं कह सकते कि हम सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर क्वेश्चन आवर में सवाल हुआ है, अगर लिस्टेड है, तो उसका जवाब मिलना है। फिर स्टैंडिंग कमिटीज़ के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो अकाउंटेबिलिटी पे चेक रखती है। कॉमन एंड स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, डॉग कमिटीज़ होती हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है? चेक रखा जाता है। और ये जब चेक रखा जाता है, या जो स्टैंडिंग कमिटीज़ बनती हैं, इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहीं से डिराइव हो रही है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहाँ से निकल के आ रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकल के आ रहा है लोकसभा से या राज्यसभा से। तो एग्जीक्यूटिव भी तो यहीं से डिराइव हुआ, इसी पार्लियामेंट से। अब यहाँ पे देखेंगे आप प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट हैज़ अ रिलेशन विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड प्रेसिडेंट हैज़ अ रिलेशन विद लोकसभा एंड राज्यसभा। विदाउट हिम नो लॉ कैन बिकम एन एक्ट। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एंड यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 74(1) क्या कह रहा है? दैट दे एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट कि ठीक है कि प्रेसिडेंट को अगर एड एंड एडवाइस, और प्रेसिडेंट जो है वो, क्या प्रेसिडेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानना ज़रूरी है? हाँ, तब तक जब तक दे आर एंजॉइंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हाउस, जब तक उनके पास बहुमत है, प्रेसिडेंट उनकी बात मानना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्ट है या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? दे आर पर्सनली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, एंड कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। और जैसे ही ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, हम कहते हैं जब तक आप मंत्री कब तक हैं, या आपकी बात प्रेसिडेंट कब तक मानेंगे? जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस है। जिस दिन ये ख़त्म हो गया, सारी पावर्स गई। इसीलिए हम कहते हैं दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा में कोई मिनिस्टर ऐसा कह रहा है, लोकसभा में सरकार कह रही है, ठीक है? तो मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हेड ऑफ द स्टेट, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, बट collectively they are responsible to Lok Sabha, and this statement was there in prelims 2013 as it is. So collectively responsible हैं लोक सभा के लिए. Now what happens here that इस उसमें तो जब ये वाली सिचुएशन हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी जो है, थोड़ी सी जो कहना चाहिए पार्लियामेंटेरियन पावर्स है, वो थोड़ी ज़्यादा एक्सप्रेस होती है विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें, दैट ये है क्यों? सवाल ये है कि पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं या जो पार्लियामेंट्री पावर्स हैं वो इतनी ज़्यादा क्यों हैं? वो इतनी ज़्यादा इसीलिए हैं, उतनी ज़्यादा सिर्फ एक ही वजह से हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सारे लोग आ रहे हैं ना, ये लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा है, सारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग जो है वो उससे लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, अलग अलग सोशल ग्रुप से आ रहे हैं. दे ऑल आर सिटिंग टुगेदर हियर एंड दे आर डिस्कसिंग इश्यूज ऑन नेशनल इंटरेस्ट. दे आर शोइंग, दे आर डिस्कसिंग. सो ये सिर्फ इतनी पावर देने का पर्पज़ ये है क्योंकि यहाँ पे देश की बात हो रही है. Here we are talking about the country, and when you are talking about the country, you need immense power. Parliament has the right to being informed, then the government should feed the parliament. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में हम there is no interference. इसका मतलब ये है कि जो है
कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई अगर नो इंटरफेरेंस हो तो ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। आप देखोगे देयर इज़ फाइनेंशियल कंट्रोल। सरकार को अगर 1 रुपया भी खर्च करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसे किससे परमिशन लेनी होगी, उससे किसे पास करवाना होगा, वो है पार्लियामेंट। तो फाइनेंशियल कंट्रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी है। कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करी जा रही है, उसे हर बार पार्लियामेंट को बताना पड़ता है। पार्लियामेंट में इवन अगर फॉरेन में कोई ट्रीटी साइन हुई है, या अभी हम रिसेंट देखें तो अफ़गानिस्तान का केस है, अफ़गानिस्तान में जो भी हुआ या जो उसको लेके जो भी हमारी डिप्लोमेसी है या जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको लेके, अब नहीं तो जब विंटर सेशन में पार्लियामेंट बैठेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन होगा इन चीज़ों को लेके। ठीक है, अब पावर्स क्या क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, हमने डिस्कस कर लिए। सो कॉन्करेंटली, हाँ, इन जनरल जो ये हमारा शेड्यूल 7 है, लेकिन हम किस पे बना रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में। हम यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना रही है, लेकिन अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जो है अगर उन्होंने किसी सब्जेक्ट पे लॉ बनाया है तो वो क्या करेगा, वो लॉ विल ओवरराइड द स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ। देन इट ऑल्सो हैज़ द पावर, अब ये राज्यसभा की जो स्पेशल पावर्स हैं ये हम उसकी बात कर रहे हैं। सो इफ़ अंडर आर्टिकल 249 अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर देता है टू ट्रांसफ़र अ सब्जेक्ट फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू यूनियन लिस्ट, ये हो सकता है। या जब दो से ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं टू मेक सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई कॉमन प्रॉब्लम है किसी 2 स्टेट्स की और दोनों स्टेट्स जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में है, तो वहाँ वो क्या करते हैं, वो कह सकते हैं पार्लियामेंट को कि सर आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यू मेक अ लॉ। किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को बनाने के लिए, किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हो सकता है, स्पेशल जो है वो पावर्स यूज़ करके ये किया जा सकता है। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। और जब प्रेसिडेंट रूल लग रहा है तो अभी हमने उसकी बात की थी, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव पावर्स है तो पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल है। पहली चीज़ ये स्टेटमेंट, इट इज़ लोकसभा, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, टू द हाउस ऑफ द पीपल। सो अब कमिटीज़ बनती हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, एडॉक कमिटीज़ हैं, क्वेश्चन आ रहे, ज़ीरो आ रहे, तो इन सारे मैकेनिज़म्स के थ्रू पार्लियामेंट में कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंशियल पावर्स की हमने बात कर ही ली है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, सो पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू ऑल्टर, रिपील और अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये एक बहुत बड़ी पावर है। जुडिशियल पावर्स हैं जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पनिश मेंबर्स फॉर द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है, अगर उन मेंबर्स का पार्लियामेंट्री मेंबर्स ही अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करता है तो उसको पनिश करने की भी अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। इम्पीचमेंट का तो पता ही है आपको, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है कि किस तरीके से पहले जो है वो क्वासी जुडिशियल जो है नेचर आ जाता है, वो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस भी बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं जब प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इट इज़ एन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर। दिस रिमूवल ऑफ जजेस इज एन इम्पीचमेंट लाइक प्रोसीजर। इलेक्टोरल पावर है, so there are various power. Electoral power means they have the power to elect the speaker, deputy speaker and deputy chairman of Rajya Sabha. Apart from their power or their presence in the election of, or their weightage in the election of president and the vice president. So this is about the major powers. Apart from that, कोई भी ऐसा issue है which is of national and international importance, it can be discussed. Emergency, yes, national emergency वो कौन लगा सकता है, वो पार्लियामेंट से पास पहले होता था, बिफोर 1975 ये होता था कि देयर सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेजोल्यूशन से हो जाता था, लेकिन अब अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन है तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस भी करना पड़ेगा और उसको पास भी करना पड़ेगा।
It can create or abolish a state legislature. This can be done. Area change और मतलब बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स, जैसा अभी रिसेंटली हमने देखा, लास्ट वॉज JNK, उससे पहले तेलंगाना जो है, इन स्टेट्स को और बाउंड्री ऑल्टर की गई, नेम ऑल्टर्स किए गए. तो ये चीज़ें जो है, ये पावर्स किसके पास हैं? ये पावर भी सिर्फ पार्लियामेंट के पास है. स्टेट के पास भले ही स्टेट बोलेगा कि हमारी बात हो रही है, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो चाहे उनकी मर्ज़ी के, चाहे उनकी मर्ज़ी के बिना, उनके नाम को, उनकी बाउंड्री को, उनके सारे कॉम्पोजिशन को अल्टर किया जा सकता है. सो हाउ यू विल कंक्लूड दिस इफ द क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक. सबसे पहले आप ये सारी पावर्स को एक्सप्लेन करोगे. सो यू कैन जस्ट क्लासीफाई. आई हैव टोल्ड यू बिट इन डिटेल. तो आपका क्या होगा? इंट्रोडक्शन, दैट व्हाट इज़ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या है, व्हाट इज मेजर रोल इज़ लॉ मेकिंग. उसके बाद आप इसको पावर्स बताओगे. पावर्स कौन कौन सी? इसमें आप बताओगे लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, इलेक्टोरल पावर एंड अदर पावर. और जब आप ये सारी, दैट हैज़ टू बी इन ब्रीफ. और जब ये हो जाएगा, देन हाउ यू विल कंक्लूड? यू विल कंक्लूड दैट यस, दिस हैज़ नो डाउट दैट दिस स्ट्रक्चर इज़ द फाउंडेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स द वेरी नेचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. और दिस इज़ देयर प्राइमरी फंक्शन. और ये जो लॉ इनैक्ट कर रहे हैं, इट शुड रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल. मतलब लॉ, विल ऑफ पीपल मतलब ज़्यादा बड़े सेक्शन को वो एग्री होना चाहिए, या एक कंसेंसस जो है वो उसके ऊपर बन चुका होता है कॉमन पब्लिक में कि हाँ इस चीज़ पे लॉ बन जाना चाहिए, या एक जो लॉ बन रहा है वो उससे पब्लिक के साथ. लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार कानून पे कानून बनाई जा रही है और लोग जो है उसका विरोध करे जा रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं. तो हम ये चीज़ें जो हैं, ये पावर्स जो हैं लॉ फंक्शंस की, अगर हम आइडियली बात करें तो ये विल ऑफ द पीपल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए किस चीज़ में? जब भी लॉ इनैक्ट हो. ये बिल्कुल नेसेसरी है व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट. और दी पावर्स ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड. पॉलिटी आपका जो GS2 का पार्ट है, उसमें लगभग हमने करीब ऐसे 20 टॉपिक्स कवर किए हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. मेन आइडिया क्या है? मेन इस पूरे प्रोग्राम का, ये जो हमारा मेंस इन 300 टॉपिक्स है, इसका आइडिया हमारा यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस्ड कंटेंट दे सकें, जिससे जब आप व्हेन यू गो टू फाइट द वॉर दैट इज़ कॉल्ड मेंस, इट इज़ नो लेस देन अ वॉर. 5 दिन एग्ज़ाम होना है, सारी चीज़ें जो है हो जाती हैं, ऑप्शनल भी हैं, एंड यू आर राइटिंग डे एंड नाइट. So that's no less than a war. And when you're in war, you should have all the arms and ammunitions with you. So this is it. I'll see you furthermore. इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ. If you have any comments and queries, do mention them. They are always welcome. And take good care of yourself. Stay safe. Stay healthy. Thank you so much.